इमरान और उसके साथी व्हाइट वेल नामी बहरी सामान से लदे हुए ट्रॉलर में मौजूद थे। वो सब अभी थोड़ी देर पहले इस ट्रॉलर में मुंतकिल हुए थे। ट्रॉलर में सामान के बड़े बड़े कंटेनर मौजूद थे। ट्रॉलर के अंदर खुफिया खाने भी बने हुए थे, जिनमें इंतहाई जदीद तरीन असला मौजूद था और छुपने के लिए खुफिया मकामात भी। ट्रॉलर को इस अंदाज में तैयार किया गया था कि वो बज़ाहिर तो सामान बरदार आम सा बहरी ट्रॉलर था, लेकिन दर हकीकत वो एक छोटा सा बहरी जंगी जहाज था। उसके अंदर इंतहाई खुफिया अंदाज में इंतहाई ताकतवर और इंतहाई खौफनाक मिसाइल नस्ब थे। फिजाई हमले से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंप्यूटराइज एयरक्राफ्ट गनें मौजूद थी, जो एक लम्हे के हज़ारवें हिस्से में नमूदार होकर निशाना लेती और फिर ट्रॉलर की तह में गायब हो जाती थी। ट्रॉलर के कैप्टन का नाम स्टार्क था और वो लॉर्ड हेडसन का खास और बाएतमाद साथी था। इसके अलावा इमरान और उसके साथियों के हमरा लॉर्ड हेडसन का दस्तरात प्राइड भी ट्रॉलर पर मुंतकिल हुआ था और फिर इमरान ने प्राइड के हमरा पूरे ट्रॉलर को चेक किया था और इस ट्रॉलर में मौजूद तमाम खुफिया सिस्टम्स के बारे में मालूमात हासिल की थी। इस वक्त इमरान और प्राइड दोनों कैप्टन स्टार्क के ऑफिस में बैठे हुए थे, जबकि इमरान के दूसरे साथी नीचे खुफिया तहखाने में मौजूद थे। कैप्टन स्टार्क, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इमरान ने कैप्टन स्टार्क से मुखातिब होते हुए कहा। जरूर पूछे जनाब, कैप्टन स्टार्क ने कहा। फर्ज करो कि अगर ट्रॉलर को नेवी के जंगी जहाज घेर ले तो आप किस तरह से इस ट्रॉलर का बचाव कर सकते हैं? इमरान ने कहा। ओ, आप बेफिक्र रहे जनाब, नेवी वैसे तो ट्रॉलर पर हमला ना करेगी, वो सिर्फ चेकिंग करेगी और यहाँ सिवाय सामान के कंटेनरों के उन्हें और क्या मिलेगा। और जनाब, अब जंगी जहाज़ों से तो नहीं लड़ा जा सकता, ये सारा सिस्टम तो मुखालिफ स्मगलरों के लिए है, कैप्टन स्टार्क ने जवाब देते हुए कहा। आप शायद एक्रीमियन नेवी के बारे में नहीं जानते। एक्रीमियन नेवी इस चक्कर में नहीं पड़ा करती। कोस्ट गार्ड्स और एंटी स्मगलिंग स्टाफ चेकिंग करता है और उनसे हमारे राब्ते पहले ही होते हैं, इसलिए सब कुछ सिर्फ रस्मी होता है। हमें खतरा दरअसल मुखालिफ तंजीमों और ग्रुपों से होता है। वो एक दूसरे की साख खत्म करने के लिए अक्सर एक दूसरे के ट्रॉलरों पर हमला करते रहते हैं। उनसे निपटने के लिए यहाँ मुनासिब बंदोबस्त मौजूद है, इसलिए आप कतई बेफिक्र रहें, हम पर एक्रीमियन नेवी के हमले का कोई खतरा मौजूद नहीं है, प्राइड ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें लॉर्ड हेडसन ने ब्रीफ किया है कि हम लोगों की क्या अहमियत है? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आप साहिबान को हर सूरत में हमने कॉज़गा पहुंचाना है और हम पहुंचा देंगे, प्राइड ने जवाब दिया। ठीक है, ये बताओ कि क्या इस ट्रॉलर में कोई ताकतवर लॉन्च कश्ती या कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसकी मदद से अगर हम चाहें तो ट्रॉलर छोड़कर उस जजीरे तक पहुंच सके? इमरान ने कहा, क्योंकि उसकी छठी हिस्स बार बार खतरे का अलार्म बजा रही थी कि किसी भी लम्हे ट्रॉलर को घेरा जा सकता है और अगर वाकई एक्रीमियन नेवी ने ट्रॉलर को घेर लिया तो फिर उनका बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा। ट्रॉलर के तमाम इंतजामात गो बेहतरीन थे, लेकिन जाहिर है जहां डार्क हार्ट जैसी एजेंसी मुकाबिल हो, वहां इन इंतजामात की हैसियत सिवाय बच्चों के खिलौने के और क्या हो सकती थी। और इमरान जानता था कि अगर डार्क हार्ट तक ये इत्तला पहुंच गई कि वो कॉज़गा पहुंच रहे हैं तो फिर इस पूरे समंदर में हर तरफ एक्रीमियन जंगी बहरी जहाज़ी नजर आएंगे, क्योंकि हकीकी खतरे को सिवाय इमरान के न ही कैप्टन स्टार्क समझ पा रहा था और न प्राइड, वो उसे आम सी स्मगलिंग समझ रहे थे। जी हाँ, ट्रॉलर में लॉन्च भी है और हिफाजती कश्तियाँ भी है, लेकिन आप बेफिक्र रहें, इन्हें इस्तेमाल करने की नौबत ही ना आएगी, कैप्टन स्टार्क ने जवाब देते हुए कहा। अगर हमारे बारे में ये इत्तला डार्क हार्ट तक पहुंच गई कि इस ट्रॉलर में हमें ले जाया जा रहा है तो पूरी एक्रीमियन नेवी इस ट्रॉलर को घेर सकती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा घेराव हो तो हम सब किसी लॉन्च में फौरन यहाँ से निकल सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम तैराकी के लिबास पहनकर फौरन समंदर में कूद जाएं और जब वो ट्रॉलर चेक कर कर चले जाए तो हम बाहर आ जाएं। ये भी मुमकिन है कि वो ट्रॉलर की जजीरे तक निगरानी करे, इमरान ने कहा। इसकी आप फिक्र ना करें, ऐसी सूरत में आपको तैराकी के लिबास पहनाकर समंदर में उतार दिया जाएगा। इस ट्रॉलर के पेंदे में एक सीक्रेट कैबिन है, आप तैराकी के लिबास ना भी पहने तो भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर उस कैबिन में छुप सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में इतनी ऑक्सीजन मौजूद है कि आप 4 से 5 घंटों तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम आपको मज़ीद सिलेंडर्स भी फराहम कर सकते हैं। कैबिन में दाखिल होकर उसे अंदर से लॉक कर लिया जाए तो फिर उसे बाहर से किसी भी सूरत में खोला नहीं जा सकता है। खतरे की सूरत में वो कैबिन आपके लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकती है। इस कैबिन को सी हुक कहा जाता है, जहां हम खास सामान छुपा कर ले जाते हैं।
कैप्टन स्टार्क ने कहा तो इमरान ने इत्मीनान का तवील सांस लिया। तो क्या सी हुक अब खाली है? इमरान ने पूछा। नहीं, वहाँ सामान मौजूद है, लेकिन बहरहाल वहाँ इतनी गुंजाइश मौजूद है कि 8-10 अफराद आसानी से वहाँ छुप सकते हैं। कैप्टन स्टार्क ने कहा। यहाँ से जजीरा कितने फासले पर है? इमरान ने पूछा। तवील सफर है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10-12 घंटे लग सकते हैं, कैप्टन स्टार्क ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अगर आपको कोई मामूली सा खतरा भी महसूस हो तो आपने फौरन मुझे इत्तला करनी है और फिर हम सब ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर समंदर में उतर जाएंगे और सी हुक में पहुंच जाएंगे। इमरान ने कहा। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसमें चंद मिनट लगेंगे, वैसे मुझे यकीन है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैप्टन स्टार्क ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ उठा और उनके कमरे से बाहर निकलकर अपने साथियों की तरफ बढ़ता चला गया ताकि उन्हें इमरजेंसी की सूरत में सी हुक में शिफ्ट होने के बारे में बता सके। बार्टन जजीरा कराम्बी में मौजूद था। उसने बहरिया के एडमिरल जोंग के साथ समंदर में मौजूद व्हाइट वेल ट्रॉलर की चेकिंग की थी, लेकिन उसे वहां इमरान और उसके साथी कहीं ना मिले थे। इमरान और उसके साथियों को वहां ना पाकर बार्टन परेशान हो गया था। उसने ट्रॉलर के एक एक इंच और एक एक हिस्से की तलाशी ली थी, लेकिन उस ट्रॉलर में उसे इमरान और उसके साथी तो क्या उनके वहां मौजूद होने का मामूली सा क्लू भी ना मिल सका था। ट्रॉलर में इमरान और उसके साथी मौजूद ना थे, इसलिए भला बार्टन ट्रॉलर के कैप्टन स्टार्क के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता था। इसलिए उसने ट्रॉलर को छोड़ दिया था और कराम्बी पहुंच गया था। उसके ख्याल के मुताबिक इस ट्रॉलर को कराम्बी पहुंचना था। ट्रॉलर कराम्बी पहुंच जाता तो उसकी वो एक बार फिर तलाशी ले सकता था। इसके अलावा वो साहिल पर भी नजर रख सकता था कि इमरान इस ट्रॉलर की किसी लॉन्च के जरिए अपने साथियों के साथ साहिल पर न पहुंच जाए। कराम्बी में उसका एक छोटा सा वर्किंग ऑफिस था जहां मुसल्ला अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। इन मुसल्ला अफराद का इंचार्ज जिम फॉस्टर था। बार्टन को चूंकि इमरान और उसके साथियों के सफर के तमाम तफसीली रास्तों का इल्म था, इसलिए वो जिम फॉस्टर और मुसल्ला अफराद को लेकर उस जगह पहुंच गया था जहां एक हेलीकॉप्टर के जरिए इमरान और उसके साथी क्रॉसगांव पहुंचना चाहते थे। बार्टन ने उस सारे इलाके में मुसल्ला अफराद फैला दिए थे और खुद जिम फॉस्टर के साथ वापस हेडक्वार्टर पहुंच गया था। इस वक्त वो जिम फॉस्टर के साथ उसके ऑफिस में मौजूद था कि उसी लम्हे एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में जदीद साख्त का ट्रांसमीटर था। क्या हुआ? जिम फॉस्टर ने उसकी तरफ देखकर कहा। हॉगन के इलाके से फैटी की कॉल है जनाब, उस आदमी ने कहा तो जिम फॉस्टर और उसके साथ बैठा हुआ बार्टन चौंक पड़ा। फैटी, ये तुम्हारा नंबर 2 है ना, जिसे हमने मुसल्ला अफराद के साथ हॉगन के पहाड़ी इलाकों पर नजर रखने के लिए छोड़ा है? बार्टन ने चौंकते हुए कहा। जी हाँ, जिम फॉस्टर ने जवाब दिया। लाओ मैं बात करता हूँ, हो सकता है कि वो लोग वहां पहुंच गए हों और फैटी और उसके साथियों ने उन्हें चेक कर लिया हो। बार्टन ने कहा तो उस आदमी ने ट्रांसमीटर उसे दे दिया। हेलो, बार्टन बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? ओवर, बार्टन ने तेज लहजे में कहा। जनाब, हमने अभी कुछ देर पहले जोरम पहाड़ी की तरफ एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर को जाते देखा है। हेलीकॉप्टर पहाड़ी के साथ साथ उड़ रहा था और दूसरी पहाड़ियों के गिर चक्कर काटता हुआ जोरम पहाड़ी के पीछे गया है। चूंकि हम पहाड़ी के उस तरफ हैं, इसलिए हम उस हेलीकॉप्टर को फॉलो नहीं कर सके हैं कि वो जोरम पहाड़ी की दूसरी तरफ कहाँ गया है। ओवर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया तो बार्टन बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ तो क्या तुम पहाड़ी पर चढ़कर दूसरी तरफ ये नहीं देख सकते कि हेलीकॉप्टर कहाँ है? ओवर, बार्टन ने तेज लहजे में कहा। नो सर, पहाड़ी खासी बुलंद है और स्लेट की तरह सीधी है, हम कमंदे लगाकर भी उस पर नहीं चढ़ सकते हैं। ओवर, दूसरी तरफ से जवाब मिला। ठीक है, मैं और जिम फॉस्टर वहां पहुंच रहे हैं। ओवर एंड ऑल, बार्टन ने कहा और उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। चलो जिम फॉस्टर, जल्दी करो, ये हेलीकॉप्टर यकीनन इमरान और उसके साथियों को लेने आया है। हमसे गलती हो गई, हमने अपने मुसल्ला अफराद को हॉगन पहाड़ियों के पास रखा हुआ है, जबकि इमरान और उसके साथी जुरोम पहाड़ियों की दूसरी तरफ मौजूद है। अब ये हेलीकॉप्टर वहीं होगा, चलो हम जाकर उस हेलीकॉप्टर को ही तबाह कर देते हैं। बार्टन ने उछलकर खड़े होते हुए कहा तो जिम फॉस्टर भी सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और फिर वो दोनों तकरीबन दौड़ते हुए ऑफिस से निकले और थोड़ी ही देर में एक तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर पर सवार जुरोम पहाड़ी की तरफ उड़े जा रहे थे। ये बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई कि लोग ट्रॉलर में कहाँ छुपे हुए थे। आपने बताया है कि आपने पूरा ट्रॉलर और उसकी एक एक चीज चेक कर ली थी, जिम फॉस्टर ने कहा। इमरान शैतानी दिमाग रखने वाला आदमी है, वो ऐसी ऐसी बातें सोच लेता है कि जिसका तस्वुर भी कोई दूसरा नहीं कर सकता।
अब देखो, वो जुरोम पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंच भी गए। अगर फैटी ने उस हेलीकॉप्टर को चेक ना किया होता तो हम उनके इंतजार में बैठे रह जाते और वो यहाँ से क्रॉसगा पहुंच चुके होते। बार्टन ने जवाब देते हुए कहा। तकरीबन आधे घंटे बाद वो पहाड़ियों के करीब पहुंच गए। पहाड़ी की दूसरी तरफ बेहोश कर देने वाली गैस फायर करो, बार्टन ने कहा और जिम फॉस्टर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्हें तसल्ली हो गई कि इमरान और उसके साथी जजीरे पर बेहोश हो गए होंगे तो वो सब हेलीकॉप्टर को नीचे ले आए। उस तरफ खुला मैदानी इलाका था जहां पर सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां थी, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद न था। हेलीकॉप्टर से उतरकर वो इर्द गिर्द के इलाके की चेकिंग करने लगे। ये हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा है, वेरी बैड। ये निशानात बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर ने यहाँ से प्रवास की है, अचानक बार्टन ने चीखते हुए कहा। फिर तो उन्हें आसानी से चेक किया जा सकता है, जिम फॉस्टर ने कहा। वो कैसे? बार्टन ने चौंक कर पूछा। हेडक्वार्टर कॉल करके वहां से पूछा जा सकता है कि इस वक्त फिजा में कितने हेलीकॉप्टर मौजूद है और उन सबको चाहे वो फौजी हो या गैर फौजी वापस बुलाया जा सकता है, जिम फॉस्टर ने जवाब दिया। ओ, अगर ऐसा हो सकता है तो हम यकीनन कामयाब रहेंगे, फौरन कॉल करो, बार्टन ने कहा। जिम फॉस्टर ने ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर बटन प्रेस करके कॉल देना शुरू कर दी। यस, कमांडर जॉर्डन अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज ट्रांसमीटर पर सुनाई दी। कमांडर जॉर्डन, आइक्रीमिया के टॉप दुश्मन एजेंट जजीरा क्राम्बी से किसी फौजी या गैर फौजी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर उड़े हैं और जजीरे पर मौजूद निशानात से महसूस होता है कि उन्होंने चंद मिनट पहले ही प्रवास की है। इसलिए आप बाहैसियत कमांडर फौरी तौर पर ऑर्डर कर दे कि क्राम्बी जजीरे से 200 मील के अंदर अंदर जितने भी फौजी या गैर फौजी हेलीकॉप्टर फिजा में मौजूद हों उन्हें वापस क्राम्बी लाया जाए, वरना ये एजेंट हाथों से निकल जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी, ओवर। जिम फॉस्टर ने तेज लहजे में कहा। पहले मैं मालूम तो कर लूं कि कितने हेलीकॉप्टर फिजा में मौजूद हैं, ओवर। कमांडर जॉर्डन ने कहा। जितने भी हो उन्हें वापस बुलवाए, ये एक्रीमिया की सलामती का मसला है, ओवर। जिम फॉस्टर ने तेज लहजे में कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा। आपके बारे में मुझे एडमिरल साहब की खुसूसी हिदायत मिल चुकी है, इसलिए आपके हुक्म की तामील हम सब पर फर्ज है, ओवर। कमांडर जॉर्डन ने कहा। हम सब एक्रीमियन हैं, इसलिए ये हम सब का मुश्तरका मसला है और हम नेवी हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं, ओवर एंड ऑल, जिम फॉस्टर ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। बार्टन और जिम फॉस्टर हेलीकॉप्टर के जरिए नेवी हेडक्वार्टर वापस पहुंच गए। चंद लम्हों बाद उन्हें कमांडर जॉर्डन के ऑफिस में पहुंचा दिया गया। क्या रिपोर्ट है कमांडर? बार्टन ने कहा। जनाब, 400 किलोमीटर के दायरे में इस वक्त 11 फौजी और 4 गैर फौजी हेलीकॉप्टर्स प्रवास कर रहे थे, जिनमें 3 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं। उन सबको वापसी का हुक्म दे दिया गया है और उसके साथ साथ ये हुक्म भी दे दिया गया है कि अब जब तक मजीद हिदायत न दी जाए क्राम्बी से कोई फौजी या गैर फौजी हेलीकॉप्टर प्रवास नहीं करेगा, कमांडर जॉर्डन ने जवाब दिया। अब तक कितने हेलीकॉप्टर वापस पहुंचे हैं? बार्टन ने कहा। सभी वापस पहुंच चुके हैं और उन सब में मौजूद फौजी और गैर फौजी अफराद सबको रोक लिया गया है। किसी एक को भी हेलीकॉप्टर की इमारत से बाहर नहीं जाने दिया गया, कमांडर जॉर्डन ने कहा। गुड शो, आप वाकई बेहतरीन कमांडर हैं। मैं एडमिरल साहब को आपकी कारकर्दगी की रिपोर्ट खुसूसी तौर पर दूंगा, बार्टन ने कहा। तो कमांडर जॉर्डन के चेहरे पर मसरत के तासुरात उभर आए। ओ, आपका बेहद शुक्रिया जनाब, कमांडर जॉर्डन ने कहा और उठ खड़ा हुआ। आए, उन लोगों को आप चेक कर ले, कमांडर जॉर्डन ने कहा और बार्टन और जिम फॉस्टर दोनों असबात में सर हिलाते हुए कुर्सियों से उठ खड़े हुए और फिर थोड़ी देर बाद वो जीप में सवार होकर हेलीपैड की खुसूसी इमारत में पहुंच गए। वहां इस वक्त 40 के करीब अफराद मौजूद थे, जिनमें फौजी भी थे और गैर फौजी भी। बार्टन ने उन सब का जायजा लिया, लेकिन उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर मायूसी के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि इनमें से कोई भी इमरान और उसके साथियों के मखसूस कदो कामत का आदमी न था। इनके अलावा और लोग चले तो नहीं गए, बार्टन ने कहा। नो सर, कमांडर जॉर्डन ने कहा। इनमें हमारे मतलूबा आदमी नहीं है, आप इन्हें जाने दे, बार्टन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर कमांडर जॉर्डन के हुक्म पर उन्हें जाने की इजाजत मिल गई और वो सब उसी तरह जीप में सवार होकर वापस हेडक्वार्टर पहुंच गए। वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। मेरे ख्याल में हमें कराम्बी की बजाय क्रासगा जाना चाहिए, अब वो हमें वहीं मिल सकते हैं, बार्टन ने होंठ काटते हुए कहा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। क्रासगा में हमें कैप्टन जॉर्डन को भी साथ ले जाना चाहिए, वहाँ उसका बड़ा ग्रुप मौजूद है, उसके जरिए हम पूरे क्रासगा को चेक कर सकते हैं, जिम फॉस्टर ने जवाब दिया।
तो बार्टन ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो हेडक्वार्टर से निकलकर दोबारा हेलीकॉप्टर में सवार हुए और 1 घंटे बाद वो करास्का में मौजूद हेडक्वार्टर में दाखिल हो रहे थे। कमांडर जॉर्डन भी उनके साथ आया था। वो बार्टन की हिदायत पर बाहर चला गया ताकि अपने साथियों के जरिए पूरे करास्का की चेकिंग करा सके। अभी उन्हें हेडक्वार्टर वापस पहुंचे चंद ही लंबे गुजरे होंगे कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये बार्टन का साथी था। बॉस, मैंने इमरान और उसके साथियों को ट्रेस कर लिया है, आने वाले नौजवान ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा तो बार्टन बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। जिम फॉस्टर भी फौरन उठकर खड़ा हो गया। कहाँ है वो? कैसे ट्रेस किया है उसे तुमने मॉर्गन? बार्टन ने इंतहाई इश्तियाक आमेज लहजे में कहा, बॉस, इमरान करास्का में वाकई होटल ब्लैक पल के हॉल में मौजूद है। मैंने उसे खुद देखा है। आने वाले नौजवान ने, जिसका नाम मॉर्गन था, जवाब दिया। ओ तो वो करास्का पहुंच चुके हैं। कैसे पहचाना है तुमने? क्या वो अपनी असल शक्ल में है? बार्टन के लहजे में बेपनाह हैरत थी। नहीं बॉस, वो एक्रेनियन मेकअप में है, लेकिन चूंकि मैं इमरान को बखूबी जानता हूँ इसलिए उसकी एक खास निशानी और एक खास आदत का मुझे इल्म है। उसके दाएं कान की लोब पर एक छोटा सा तिल है जो सुर्ख रंग का है और एक सितारे की शक्ल का है। हुआ ये कि मेरा दोस्त जो पहले विलिंगटन में रहता था, काफी अरसा पहले यहाँ कराम्बी में मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट हो गया था। वो मुझे अचानक बाजार में मिल गया और मॉर्गन ने तफसील बतानी शुरू कर दी। 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं उनका बंदोबस्त कर दूं, फिर बात होगी। बार्टन ने उसकी बात काटते हुए कहा और उसके साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और तेजी से एक नंबर प्रेस कर दिया। यस सर। दूसरी तरफ से एक मुतब्बाना आवाज सुनाई दी। बार्टन बोल रहा हूँ, कमांडर जॉर्डन से बात कराओ फौरन। बार्टन ने तेज लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो सर, बात करें। चंद लम्हों बाद ही वही आवाज दोबारा सुनाई दी। बार्टन बोल रहा हूँ, बार्टन ने कहा। कमांडर जॉर्डन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कमांडर जॉर्डन की आवाज सुनाई दी। हमारे मतलूबा अफराद करास्का में दाखिल हो चुके हैं और उनमें एक अहम तरीन आदमी इस वक्त करास्का के एक होटल ब्लैक पर्ल में देखा गया है। आप ऐसा करें कि फौरी तौर पर करास्का को मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दे। जब तक ये लोग पकड़े या मारे ना जाए, किसी फौजी या गैर फौजी को करास्का से बाहर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। प्लीज फौरी ऑर्डर कर दे, वरना ये शातिर लोग फिर किसी भी मेकअप में निकल जाने में कामयाब हो जाएंगे। बार्टन ने कहा, लेकिन यह ऑर्डर कब तक के लिए होना चाहिए? लामहदूद मुद्दत तक तो इलाके को क्लोज नहीं किया जा सकता, कमांडर जॉर्डन ने जवाब देते हुए कहा। आप फिलहाल 24 घंटे तक के लिए हुक्म जारी कर दे। बार्टन ने कहा, ठीक है, मैं हुक्म दे देता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और बार्टन ने रिसीवर रख दिया। जिम फॉस्टर, मकामी पुलिस कमिश्नर से मेरी बात कराओ। मैं उन लोगों को इस अंदाज में घेरना चाहता हूँ कि उन्हें आखिरी लम्हे तक इसका एहसास ना हो सके कि उन्हें चेक कर लिया गया है। बार्टन ने जिम फॉस्टर से मुखातिब होकर कहा, मैं पुलिस कमिश्नर को यहीं ना बुलवा लूं हेडक्वार्टर में ताकि इत्मीनान से बात हो सके। जिम फॉस्टर ने कहा, ठीक है, तुम उसे लेकर यहाँ मेरे पास ऑफिस में आ जाओ, लेकिन जल्दी आना। बार्टन ने कहा और जिम फॉस्टर उठा और तेजी से बाहर निकल गया। हाँ, अब तुम बताओ कि क्या हुआ? जिम फॉस्टर के बाहर जाते ही बार्टन ने नौजवान मॉर्गन से मुखातिब होकर कहा, मेरा दोस्त मुझे बाजार में मिल गया तो उसने मुझे होटल ब्लैक पर्ल में खाने की दावत दी। चुनांचे मैं वहां पहुंच गया। हमारी मेज के साथ ही एक मेज पर इमरान मौजूद था, उसके साथ एक और एक्रेनियन था। अचानक मैंने इमरान को कान की लो पर मौजूद तिल को उंगलियों से मसलते देखा तो मैं चौंक पड़ा और जब मैंने उन पर तवज्जो दी तो वो वाकई इमरान था और उसका साथी उसे डॉक्टर एडवर्ड कहकर बुला रहा था। वही मखसूस कदोकामत, वही तिल, वही आवाज। मैंने उन दोनों के दरमियान होने वाली बातें सुनने की कोशिश की तो कन्फर्म हो गया। वैसे वो आम सी बातें कर रहे थे, लेकिन इमरान का लहजा एक्रीमी था। चुनांचे मैंने अपने दोस्त से माजरत की और सीधा यहाँ आ गया। मॉर्गन ने कहा, तुम्हें मालूम करना चाहिए था कि इमरान और उसके साथी उस होटल में ठहरे हुए हैं या कहीं और से वहां आए हैं। अब अगर हमारे जाने तक वो वहां से निकल गए तो फिर? बार्टन ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैंने क्रिस्ट को बुलाकर निगरानी पर लगा दिया है, फिर मैं यहाँ आया हूँ बॉस। मॉर्गन ने कहा तो बार्टन के चेहरे पर मसरत के तासुरात उभर आए। गुड शो। बहरहाल अब तुम जाओ और बाकी साथियों को भी कॉल करके वहां इस अंदाज में निगरानी करो कि उन्हें शक न पड़े, बार्टन ने कहा।